तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी गणित चैप्टर 5। पिछली क्लासों में हमने चैप्टर 4 द्विघात समीकरण अच्छे से सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में समझेंगे और इसके बाद हम प्रश्नावली 5.1 चालू करेंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं। अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ, इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में हम एपी बोलते हैं। तो अब देखो इसके नाम से ही हमें समझ में आता है समांतर श्रेणियाँ मतलब समान अंतर श्रेणी। श्रेणियाँ मतलब श्रृंखला बोल सकते हैं। तो समान अंतर लिख लेंगे, समान अंतर मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणियाँ। श्रेणियाँ मतलब ये समझ लो श्रृंखला चली जा रही, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल करके बता रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखो अंतर सबका समान है कि नहीं। 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 2। 6 और 4 के बीच में 2 का। 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर है। 10 और 8 के बीच में 2 का अंतर है। 12 और 10 के बीच में 2 का अंतर है। 14 और 12 के बीच में 2 का अंतर है। मतलब अंतर समान है ना, तो हम समझ जाएंगे ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, दूसरा एग्जांपल 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। यहाँ पे भी देखो अंतर कितने का है, 2 का। 2 का मतलब 2 का अंतर जरूरी नहीं है, लेकिन अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पे भी 2 का है और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस जैसे लिख लेते हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17 और ये 20 कर लें। यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 का है। यहाँ पे भी 3 का है, 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 यहाँ पे भी 3 का है। तो ये हमारी कौन सी श्रेणी आ रही है, इसको समांतर श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। जब अंतर समान हो तो हम उसको कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब यहाँ पे पहला पद क्या है, 2। यहाँ पे पहला पद क्या है, 2, 3। यहाँ पे पहला पद क्या है, 2। तो पहला पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर की यहाँ पे 2 हो जाएगा इस श्रेणी में। अब दूसरा पद को हम पहले पद को हम ए बोलेंगे तो मतलब A1 समझेंगे। दूसरा पद क्या हो जाएगा, A2, 5 आएगा। तीसरा पद A3, A3 कितना है, 8। A4 मतलब A4 कितना है, 14। A5 कितना है, 17। तो यहाँ पे हम ए से प्रदर्शित करते चले जा रहे हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सार्वंतर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, मतलब डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी का सार्वंतर को हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी श्रेणी होगी उसमें पहली दो संख्याओं के बीच का हमें डिफरेंस निकालना होगा सार्वंतर। तो बड़ी संख्या और उसके पहले वाली जो संख्या होगी उससे हम घटा देंगे। तो यहाँ पे 5 और 2 के बीच का सार्वंतर क्या निकलेगा, 5 से हम 2 घटाएंगे, मतलब बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या घटाएंगे। तो 5 क्या है, A2 और 2 क्या है, A1। A2 माइनस A1 मतलब 5 माइनस 2 मतलब 3 आ गया। अब अगर D2 सार्वंतर, दूसरा सार्वंतर ये हमारा D1 हो गया। अब दूसरा सार्वंतर इन दोनों के बीच का होगा, तो 8 से हम 5 घटाएंगे मतलब A3 माइनस A2। 8 से 5 घटाएंगे तो भी हमारा सार्वंतर 3 निकलेगा, क्योंकि समांतर श्रेणी है तो अंतर समान ही निकलेगा। D3 निकालेंगे, D3 हम A4 से A3 घटाएंगे, A4 से A3। तो यहाँ पे 11 माइनस 8 कितना आया, यहाँ पे भी सार्वंतर 3 निकला। तो अंतर समान है, वो समांतर श्रेणी ही है, तो इसलिए अंतर समान ही निकलेगा। तो सर्वांतर को हम निकालना, बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या मतलब उसके पहले वाली संख्या घटा देते हैं। अब देखो जो समांतर श्रेणी होती है वो किसके फॉर्मेट में होती है, लिखते हैं फॉर्मेट। जो समांतर श्रेणी का फॉर्मेट होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ये इसके फॉर्मेट में होती है। तो पहला पद क्या है, a है। दूसरा पद क्या हो जाएगा, जब इसमें हम अंतर जोड़ देंगे, अंतर क्या है, d, सार्वंतर क्या है, d है ना। तो यहाँ पे देखो पहला पद हमने 2 माना। अब इसमें अंतर कितना चल रहा था, सार्वंतर 3 चल रहा था ना। तो अगर इसमें 2 में 3 जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा ना, 5 आ गया। फिर इस वाले पद में हम कितना जोड़ देंगे, फिर वही d जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो श्रेणी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली आपको फॉर्मेट याद रखना होगा, ठीक है।
तो पहला पद अगर हमारा पता होगा और हमें सार्वंतर पता होगा तो हम श्रेणी आराम से लिख सकते हैं। पहला पद हमारा ए, जैसे हम सपोज दैट यहाँ पे लिख रहे हैं ए, ठीक है, ए, और उसमें हम सार्वंतर जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। फिर वो दूसरा पद में फिर हम सार्वंतर जोड़ देंगे तो हमारी ये श्रेणी बनती चली जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारा पहला पद ए है, इसको हम ए1 बोल सकते हैं, ठीक है। ए1 पहले पद में हम जब सार्वंतर जोड़ देंगे डी तो ये दूसरा पद हमारा ए2 हो जाएगा। फिर इस वाले पद में हम फिर सार्वंतर जोड़ देंगे ए प्लस डी तो ये हमारा ए3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दो ये डी जुड़ कर क्या 2D आ जाएगा, तो ये हमारा 2D बन गया। ए4 में क्या हुआ, ए4 में हम 3D जोड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फिर एक डी जुड़ जाएगा तो 3D हो जाएंगे ना, तो ये अगला पद आ जाएगा। यहाँ पे ए5 हो जाएगा, ए6 हो जाएगा। तो लिख लेंगे अगर हमें पद निकालना है सातवां पद तो हम क्या करेंगे, सातवां पद के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा कौन सा पद था, ए5 था, ये ए6 था। अब यहाँ पे समझो पहला पद ए है प्लस इसमें कितने डी 4D है ना, पांचवें पद में 4D है, मतलब इसमें डी जो है कि एक कम होगा। अगर पांचवा पद हमें निकालना है तो ए प्लस 4D करेंगे। अगर आठवां पद हमें निकालना होगा ए प्लस 7D करेंगे। अगर 10वां पद निकालना होगा ए प्लस 9D करेंगे। मतलब जो हमारा डी वो डी का गुना होगा तो उसमें हम जो पद निकालेंगे उसका एक कम ही गुना होगा, ठीक है, ये चीज़ समझना है। जैसे हमें ए सातवां पद निकालना है, सातवां पद तो क्या हो जाएगा ए प्लस 6D हो जाएगा। अगर हमें ए 11वां पद निकालना होगा तो ए प्लस 10D करेंगे, ठीक है। ये आपको श्रेणी ऐसे ही याद रखनी है। अब इसमें आपको एक फॉर्मेट और मैं आपको बता दूं, केस क्या होता है। अगर हमें 3 और 10, अब इसके बीच में हमें बताओ समांतर श्रेणी क्या हो सकती है, इसके बीच वाला पद। समांतर श्रेणी तो है एपी है, लेकिन अब बताओ इसके बीच का पद क्या होगा। 3 पदों की है समांतर श्रेणी, तो अब इसमें बताओ बीच वाला पद क्या होगा। देखो ये एक केस भी आपको याद रखना है, जो बीच वाला पद हम इसको x मान लेंगे तो x बराबर, अब आपको बीच वाला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले और लास्ट वाले को हम जोड़ देंगे 3 और 10/2, मतलब जो बीच वाला एवरेज होगा, एवरेज ही आपको समझना है, ठीक है, एवरेज से जैसे निकल आएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ देंगे 13/2 तो कितना आ रहा है 6.5। तो इसके बीच वाला पद कौन सा होगा 6.5, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंट आएगा 3.5 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना आएगा 3.5 का। तो ये हमारी समांतर श्रेणी, आपको ये वाला भी फार्मूला याद रखना है। जैसे अब इसको हम इस वाले फॉर्मेट में लिख रहे हैं ए प्लस डी, और दूसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद ए प्लस 2D। अगर इसको हम निकालेंगे ये वाला तो कैसे करेंगे, एक्स, इसको अभी हम एक्स मान रहे हैं, बराबर ए प्लस 2D, इसको और इसको हम जोड़ लिया, 2 से भाग करेंगे। अब यहाँ पे देखो ए जुड़ कर के आएगा 2a आ जाएगा, 2D लिखा हुआ है 2, 2 कॉमन है ना, दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस डी/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा ए प्लस डी, बीच वाला आ गया ना। तो ये वाला भी फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अगर 3 पद होंगे तो बीच वाला हमारा एवरेज से आ जाएगा, ठीक है। पहला और लास्ट पद जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे तो वाला पद बीच वाला आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 5.1 के। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अब यहाँ पे पता करना है एपी है और क्यों है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अब यहाँ पे देखो जो 1 किलोमीटर है लिख रहा है ना, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना 15 रुपये है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया तो 15 फिक्स है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अगर आप और अतिरिक्त चलते जाएंगे तो उसमें 8 जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 5.1, ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया A1। अब प्रथम पहला पद बताया था ना A1 होता है ना, तो कितना है 15 रुपये। अब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया कितना है 8 रुपये है, तो लिख लेंगे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया
प्रत्येक मतलब आगे चलेगा तो वो 8 रुपये देता रहेगा, ठीक है, 8 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पहला पद निकल आया 15 है। अब अगर आगे हम चलेंगे तो हमें कितना रुपए, 8 रुपये देना पड़ेगा। तो दूसरा किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, लिख लेंगे, दूसरे किलोमीटर का किराया, ये हमारा A2 हो जाएगा। A2 क्या आ जाएगा, 15 + 8 कितना आया, 23। A2 क्या आया, 23। अब यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 किलोमीटर है, कितने रुपए, 15 रुपये हैं। अगर इसके आगे हम जाएंगे, यहाँ पे 1 किलोमीटर फिर जाएंगे तो हमें क्या है, 8 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 23 रुपये। अब इसके आगे फिर हमें 1 किलोमीटर जाएंगे तो फिर हमें कितना देना पड़ेगा, 8 रुपये। तो कितना आ जाएगा, 23 8 31 आ जाएगा। फिर इसके आगे हम जाएंगे तो फिर भी हमें 8 रुपये देना पड़ेगा। तो लिख लेंगे, तीसरे किलोमीटर का किराया, ये हमारा क्या बन जाएगा, A3 कितना हो जाएगा, 23 + 8 मतलब 31। A3 क्या आया, 31 आ गया। अब तीसरे किलोमीटर के किराया निकल गए। अब फिर इसके आगे हम जाएंगे, चौथे तक जा रहे हैं। चौथे किलोमीटर का किराया A4, तो 31 + 8 कितना आ जाएगा, 39। तो A4 क्या निकला, 39 निकला। अब यहाँ पे देखो, ये हमारी श्रेणी बन रही, तो अगर इसको हम श्रृंखला में दर्शाएंगे तो कैसे लिखेंगे, श्रृंखला या श्रेणी बोलें, क्या बन रही है, 15, दूसरी क्या आ रहा है, 23, तीसरा क्या आ रहा है, 31, फिर अगला 39, फिर इसमें आगे 8 जोड़ते रहेंगे तो हमारी श्रृंखला बनती जाएगी। तो पहला पद A1 क्या निकला, 15, A2 क्या निकला, 23, A3 क्या निकला, 31, A4 क्या निकला, 39। अब हमें क्या करना है, सारवांतर निकालना है, लिख लेंगे, सारवांतर किससे प्रदर्शित करते हैं, हम D से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच के निकालेंगे सारवांतर तो D1 होगा, तो D1 लिख लेंगे। A2 माइनस A2 है ना, A1, तो 23 माइनस 15 क्या निकला, 8। D2 निकालेंगे, D2 निकलेगा 31 और 23 के बीच में, मतलब A3 माइनस A2, 31 माइनस 23, ये भी हमारा 8 ही निकलेगा, क्योंकि हमने 8 तो जोड़ा है। अब यहाँ पे लिख लेंगे D3, तो 39 माइनस 31, ये भी हमारा 8 ही निकला। तो सारवांतर समान आ रहा है ना सभी में। तो अब हम लिख लेंगे कि श्रेणी में सारवांतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी मतलब AP होगी, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा पाठ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे देखो, बेलन में हवा कितनी भरी है, अभी मात्रा तो पता नहीं है। हम पहले मात्रा को मान लेंगे, फिर उसमें कितनी भाग निकालता जाता है, प्रत्येक बार 1/4 भाग निकालता है, तो भी हमारी संख्या बनती जाएगी। फिर उसका हम सारवांतर देखेंगे। अगर सारवांतर समान होगा तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम बेलन में कितनी मात्रा हवा की भरी है मान लेंगे। माना बेलन में हवा की मात्रा, अब यहाँ पे देखो हम कुछ भी मान लेंगे तो चलेगा। अगर हम यहाँ पे 1 या 4 मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम सरल के लिए 1 ही मान रहे हैं, 1 है, ठीक है। और ये प्रत्येक बार में कितने निकालता है हवा, प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग निकालता है, ठीक है। तो दूसरी बार 1/4 हवा निकाल देगा तो कितनी हवा बचेगी, लिख लेंगे
दूसरी बार पंप में बची हवा, पंप में कितनी हवा है, 1 है। अब 1/4 निकाल देगा, 1 का 1/4 क्या होगा, 1/4 होगा, इसके भी नीचे 1 होगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम भिन्न जैसे चालू करेंगे तो 4 से 1 घट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा 3/4। तो दूसरी बार हवा कितनी बची, A2, ये A2 आएगा। ठीक है, A2 हमारा क्या है, 3/4 निकला। A1 की मात्रा क्या है, A1 की मात्रा कितनी है, 1 है। यहाँ पे A1 लिख लेंगे। ठीक है, अब लिख लेंगे तीसरी बार पंप में बची हवा मतलब A3, 3/4 का कितना घटाएंगे, 1/4, 3/4 का 1/4 करेंगे, 1/4 का गुणा कर देंगे तो 3/4, 3 का 1 में करेंगे 3, 4 चौक 16। अब 3/4 से हम माइनस का 3/10 16 घटा देंगे तो कितना आएगा, 16 एलसीएम लेंगे, 16 आएगा। तो 4 का 4 में भाग दिया, 4 आया, ऊपर 3 में गुणा कर दिया, 12 माइनस 3 तो 9/16। A3 क्या आया हमारा, 9/16। अब हम A4 निकाल लेंगे, चौथी बार यहाँ पे लिख लेंगे A4। तो A3 क्या है, 9/16, कितना घटाएंगे, 9/16 का 1/4 घटाएंगे तो 9/16, 9 का 1 में करेंगे 9, 16 चौक 64, इसमें भी हम एलसीएम लेंगे, 64 आएगा। 16 का 64 में भाग देंगे, 4 आएगा, ऊपर गुणा कर देंगे 9 में, 36 माइनस 16 का 64 का 64 में भाग दिया 1, ऊपर 9 में गुणा किया 9, तो ये घटाएंगे 27/64। तो यहाँ पे हमारा A4 क्या आ गया, 27/64। तो हमारी श्रृंखला क्या बनी है, A1 हमारा क्या है 1, A2 क्या है 3/4, A3 क्या है 9/16, A4 क्या है 27/64। तो लिख लेंगे श्रृंखला क्या बन रही है, 1 और क्या 3/4, 9/16 और 27/64। तो हम डिफरेंट निकालेंगे, ये A1 है, A2 है, A3, A4 है, तो सार्वंतर तो D1 क्या निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 क्या है 3/4 माइनस A1 क्या है 1, एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा, 3 माइनस 4 तो घट कर क्या आया, माइनस का 1/4। अब D2 निकाल लेते हैं, D2 मतलब A3 माइनस A2, A3 क्या है 9/16 माइनस 3/4। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 16 आएगा, 16 का 16 में भाग दिया 1 आया, ये 9 में गुणा करेंगे 9 ही आएगा, 16। अब 4 का 16 में भाग देंगे 4 आएगा, ऊपर 3 में गुणा कर देंगे 12। तो यह कितना निकला, 9 से 12 घटा 3 माइनस का 3/16। ठीक है, ये हमारा D2 निकला और ये हमारा D1 निकला। अब D3 निकाल लेते हैं, D3 A4 माइनस A3, A4 क्या है 27/64 माइनस 9/16, इसमें भी एलसीएम लेंगे, 64 आएगा, 64 का 64 में भाग दिया, ऊपर 27 में 1 का गुणा कर देंगे, माइनस 16 का 64 में भाग दिया, 4 आया, ऊपर गुणा कर देंगे 36, ये हमारा कितना आएगा 27 से 36 घटा माइनस का 9/64। देखो अब यहाँ पे D1 D2 D3 बराबर नहीं आ रहे हैं ना, D1 1/4 माइनस का है और ये माइनस का 3/16 D2 है और ये क्या है माइनस का 9/64, तो कोई बराबर नहीं है ना। जब सार्वंतर बराबर होगा तभी वो हमारी एपी होगी समांतर श्रेणी, तो ये यहाँ पे सार्वंतर बराबर है ही नहीं, तो लिख लेंगे यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान ही नहीं है। अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे तो देखो हमें पहले के जैसे सेम है, पहले पार्ट के जैसे, तो क्या है प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150 है और बाद में कितना जुड़ता जाएगा 50 जुड़ता जाएगा। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा पार्ट है, अब यहाँ पे देखो प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी दे रखी है 150 रुपये, तो लिख लेंगे प्रथम मीटर
खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, A1 आएगा, क्योंकि प्रथम पद क्या है, 150 आ जाएगा। प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना बढ़ती है, 50 रुपये बढ़ती है, 50 रुपये बढ़ती है। तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत क्या हो जाएगी, लिख लेंगे दूसरे मीटर खुदाई की लागत, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरे मीटर खुदाई की लागत पहली बार में कितनी है, 150, तो 50 जुड़ जाएगी उसमें, फिर 150 प्लस 50, ये हमारा A2 आएगा, ठीक है। A2 200 हो जाएगा। अब तीसरे मीटर खुदाई की लागत लिख लेंगे। तीसरे मीटर खुदाई की लागत A3 आएगा। A3 कितना आएगा, इस 200 में हम 50 जोड़ देंगे, 200 प्लस 50, ये हमारा 250 आएगा। जैसे हमने पहले के जैसे सॉल्व किया वैसे ही हम इसको करना है, ठीक है। अब चौथे में कैसे आएगा, चौथे तो A4 आएगा। 250 में हम कितना जोड़ देंगे, 50, तो ये कितना आएगा, 300 आएगा। तो यहाँ पे हम समान 50 जोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे श्रृंखला हमारी क्या बनेगी, लिख लेंगे श्रृंखला। श्रृंखला पहला क्या है, 150, दूसरा क्या बना 200, तीसरा 250, चौथा 300। तो A1 हमारा क्या आया, 150, A2 200, A3 250, A4 300। तो सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर D1 क्या आएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 200 माइनस A1 कितना है 150। तो सार्वंतर D1 क्या निकला 50। D2 निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है 250 माइनस 200 कितना आएगा 50। D2 क्या आया 50। अब यहाँ पे D3 निकालना चाहे निकाल लेंगे, A4 माइनस A3, तो मतलब 300 माइनस 250 कितना आ जाएगा 50। तो D3 भी हमारा 50 आ गया, ठीक है। तो अब यहीं पे हम समझ जाएंगे जब हमारा सार्वंतर समान आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी है, लिख लेंगे। अतः सार्वंतर समान है, इसलिए यह AP मतलब समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। लिख रहे हैं AP है, AP होगी, ठीक है। अब चौथा पार्ट देख लेते हैं। चौथा पार्ट है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब देखो यहाँ पे वार्षिक जमा करी जाती है तो हर साल जमा करी जाएगी, तो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज तो सेम ही रहता है, एक वर्ष का निकाल लेंगे। तो इसको हम साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष का निकाल लेंगे तो बराबर ही रहेगा। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। पहले वर्ष की राशि कितनी दे रखी है, लिख लेंगे पहले वर्ष की राशि 10,000। अब यहाँ पे देखो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज तो सेम ही रहता है, तो हम साधारण ब्याज से ही एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे क्योंकि बराबर ही रहेगा। तो लिख लेंगे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 10,000 का 8% गुणे 1/100। दोनों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष का सेम ही रहता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। कट जाएगा जीरो से, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक जीरो है तो 800 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मिश्र धन बोल रहा है तो मिश्र धन निकालेंगे, तो मिश्र धन क्या होता है A बराबर P प्लस CI। तो A2 हमारा क्या निकलेगा, मिश्र धन की बात करता है तो मिश्र धन यहाँ पे लिख लेंगे दूसरे वर्ष का, सीधा सा हम कर लेते दूसरे वर्ष का मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन A2 क्या निकलेगा 10,000 प्लस 800, तो कितना आ जाएगा 10,800, ठीक है। अब तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या आएगा, लिख लेंगे तीसरे वर्ष का मिश्र धन A3, तो इसका कितने परसेंट 8% कर लेंगे, लिख लेंगे 800 गुणे 8% प्लस 1/100।
इसमें हम कितना जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे पी जोड़ेंगे ना, तो लिख लेंगे पी कितना है 10,800। तो इसको काटेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 108 गुड़े 8 अठी अठी 64, 8 864 प्लस 10,800। तो इसमें जोड़ देंगे, इसको कितना आएगा 4 6 8 8 16 6 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो 11,664, ये तीसरा हमारा A3 निकला। अगर यहाँ पे हम A4 भी निकालना चाहें तो इसका हम कितने परसेंट करेंगे 8% गुड़े 1, फिर इसमें हम पी जोड़ देंगे यही वाला, तो हमारा कितना आ जाएगा। फिर आगे ये सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सीधा हम यहीं पे समांतर श्रृंखला बना देंगे। श्रृंखला क्या बनी 10,000 और क्या है 10,800 6 6 4। अब यहाँ पे देखो इन सभी का डिफरेंस सेम है कि नहीं, अगर सेम नहीं होगा तो ये AP नहीं होगी। अब आप आके लिख सकते हैं D1 सर्वांतर क्या हो जाएगा, D1 बराबर A2 माइनस A1, और D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। अगर दोनों का सर्वांतर बराबर है तो ये AP है, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहीं पे हम डिफरेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 800, और इन दोनों का डिफरेंट कितना आया है यहाँ पे देख लो, चेक कर लो 864 आया है। तो डिफरेंट तो समान है ही नहीं, तो ये क्या है AP नहीं है, तो लिख लेंगे कहा सर्वांतर समान नहीं है, तो इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।